नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले अब अगला निशाना योगी सरकार, विधानसभा चुनाव में कुर्सी से उतार कर ही लेंगे दम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी बनारस में प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल, कहा कोविड से मौतों पर कोई चर्चा नहीं हुई। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में सोनिया गांधी, शरद पवार समेत कई नेताओं से मिलेंगी ममता बनर्जी, करेंगी 2024 का मंथन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत बोले अब अगला निशाना योगी सरकार, विधानसभा चुनाव में कुर्सी से उतार कर ही लेंगे दम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे। राकेश टिकैत ने प्रदेश की योगी सरकार को सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब उनके निशाने पर यूपी की सरकार है। टिकैत ने कहा कि उनका संगठन राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुर्सी से उतार कर ही दम लेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब भारतीय किसान यूनियन के निशाने पर है। संगठन आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा और इस सरकार को हटा करके ही दम लेगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष लखविंदर सिंह लखा के घर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब रही थी। परिणाम स्वरूप पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। टिकैत ने स्पष्ट किया कि भारतीय किसान यूनियन ना तो चुनाव लड़ेगी और ना ही किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करेगी, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का काम अवश्य करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस और सपा ने उठाए सवाल, कहा कोविड से मौत पर कोई चर्चा नहीं हुई। जी हां दोस्तों, विकास परियोजनाओं की सौगात देने बृहस्पतिवार को वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर सपा और कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री के आगमन पर कहा कि वह काशी के सांसद हैं, पर कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी लोगों का दर्द बांटने नहीं आए। परियोजनाओं के उद्घाटन के जश्न के साथ वह काशी में आए, जबकि पिछले वर्षों में उनकी उद्घाटित कई परियोजनाएं सफेद हाथी बनी हुई है। हम विकास का स्वागत करते हैं, पर प्रधानमंत्री यह भी तो जाने कि जो काम हुए उनकी हालत और उनके असर क्या है। पूर्व विधायक ने कहा कि लालपुर का बुनकर फैसिलिटेशन केंद्र संघ के कार्यक्रमों का केंद्र बनकर रह गया है। गंगा में कथित बंदरगाह भी अर्थहीन है। वह बीएचयू अस्पताल में नई इकाइयों को पहले ही उद्घाटित कर चुके हैं। कोविड काल में बीएचयू अस्पताल में लोगों की दुर्दशा एवं बेहाली किसी से छिपी नहीं है। वहीं सपा के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोविड से जो मौतें हुई उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। रोजगार पर पीएम ने कुछ नहीं कहा। महंगाई पर लगाम नहीं लगी। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। प्रशासन ने जनता के पैसे का बंदरबांट किया। जगह जगह गंदगी पर ध्यान ना जाए, इसलिए पर्दे लगवाए गए ताकि हमारी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट लगे। अन्य दलों के नेताओं के साथ भाजपा नेता भी नजरबंद। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले बृहस्पतिवार को शहर में अन्य दलों के नेताओं के साथ भाजपा नेता को भी नजरबंद किया गया। कई नेता मौके की नजाकत को भांपकर घर छोड़कर चले गए थे। प्रधानमंत्री जब तक नहीं पहुंच गए तब तक इन नेताओं पर पुलिस की नजर रही। सारनाथ स्थित तिलमापुर के भाजपा नेता को भी नजरबंद किया गया। वहीं कांग्रेस के मनीष चौबे को उनके घर पर ही रोका गया। समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव मनीष यादव और सपा के पूर्व दक्षिणी विधानसभा मनोज यादव को भी नजरबंद किया। जिला पंचायत अध्यक्ष और 5 ब्लॉक प्रमुखों ने पीएम से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भाजपा संगठन के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से बातचीत की। पीएम ने कोरोना काल में सेवा के जरिए संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। पंचायत के जनप्रतिनिधियों से पीएम ने कहा कि किसी भी देश के विकास की नींव पंचायत होती है। अपनी मेहनत और लगन से पंचायतों की तकदीर बदलिए। पीएम ने कहा कि पंचायतों के कामकाज में जनता की राय ले और उसी आधार पर काम करें। गरीबों के बीच जाइए और उनकी सेवा के जरिए मदद करिए। इस दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, सेवापुरी ब्लॉक प्रमुख रीना कुमारी, पेंड्रा के प्रमुख धर्मेंद्र, हरुआ के विनोद कुमार उपाध्याय, चिरई गांव से अभिषेक कुमार, काशी विद्यापीठ ब्लॉक की प्रमुख रेणु पटेल को पीएम ने बधाई दी। चोलापुर की लक्ष्मीना इसमें शामिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में सोनिया गांधी, शरद पवार समेत कई नेताओं से मिलेंगी ममता बनर्जी, करेंगी 2024 पर मंथन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली आ रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली में होंगी। इस दौरान वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी, क्योंकि 2024 के चुनावों पर मंथन करेंगी। ममता ने कहा कि अगर टाइम दिया गया तो मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मिलूंगी। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम नेताओं के प्रचार में उतरने के बाद भी ममता बनर्जी की जीत को अहम माना जा रहा है। जीत के बाद वह खुद को बीजेपी के खिलाफ 2024 में बनने वाली विपक्षी मोर्चे के एक बड़े चेहरे के तौर पर देख रही हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार से आरजेडी, यूपी से समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र से शिवसेना, एनसीपी समेत तमाम राज्यों की पार्टियों ने उनकी तारीफ
की थी और उन्हें कदावर नेता करार दिया था। इसे भी उनके राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरने से जोड़कर देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ऐसे समय दिल्ली आ रही हैं जब संसद का मानसून सेशन भी चल रहा होगा। इस दौरान विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी बना रहा है। ममता बनर्जी यह समय इसलिए चुना है क्योंकि इस दौरान तमाम विपक्षी नेताओं को दिल्ली में मौजूदगी रहेगी और मुलाकात का शेड्यूल बनाना आसान रहेगा। दिल्ली में ममता बनर्जी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कुछ नेताओं से भी मिल सकती हैं। केजरीवाल को ममता बनर्जी अपना अच्छा दोस्त बताती रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा हर महीने दे 2 करोड़ वैक्सीन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर ममता ने पश्चिम बंगाल को और वैक्सीन उपलब्ध करने का आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के पास रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की सुविधा है, लेकिन पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में शिकायत की है कि उनके राज्य को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दी जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि दूसरे राज्यों को ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है जबकि बंगाल को कम वैक्सीन दी जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल के साथ वैक्सीन आवंटन में भेदभाव कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य सरकार को हर महीने कम से कम 2 करोड़ वैक्सीन मुहैया कराने का आवेदन किया है ताकि 6 महीने में राज्य के सभी लोगों को टीके की दोनों खुराक लगा दी जा सके। राज्य सचिवालय में इस पत्र का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमें 14 करोड़ वैक्सीन खुराक की जरूरत है, लेकिन हमें पर्याप्त टीके नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल को अब तक केवल 2.12 करोड़ वैक्सीन की डोज मिली है। सुश्री बनर्जी ने कहा कि हमने खुद 18 लाख टीके खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों को अधिक टीके मिल रहे हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब और यूपी के 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी जेजेपी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, पड़ोसी राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनावों में भाजपा और जजपा दल मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने पहले विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका तक पहुंची जजपा आत्मविश्वास और उत्साह से पूरी तरह से जहां लबरेज नजर आ रही है, वहीं पार्टी के चौदेवी लाल की किसानी हितैषी छवि का भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। इन दोनों दलों की गठबंधन सरकार प्रदेश में बहुत समन्वय और आपसी तालमेल के साथ काम कर रही है। जजपा प्रधान महासचिव एवं इंसो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पंजाब केसरी से इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि पंजाब हमेशा से उनके लिए एक परिवार की तरह रहा है, जिसके साथ हमारे बुजुर्गों का पुराना नाता रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की सांसदों को चेतावनी, संसद में आवाज नहीं उठाई तो विरोध के लिए रहे तैयार। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र से पहले किसानों ने सांसदों से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को संसद में उठाने की मांग की है। किसान संगठनों ने चेतावनी देते हुए अपने चुने हुए सांसदों से कहा है, यदि सांसद कृषि कानूनों का मुद्दा संसद में नहीं उठाते हैं तो किसान सांसदों और उनकी पार्टी का विरोध करेंगे। इसे मतदाता सचेतक कहते हुए किसान संघ सांसदों से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने यह संदेश सभी सांसदों को मानसून सत्र से पहले ईमेल के जरिए भेजने का फैसला लिया है। बीते 7 माह से दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कहा है कि सत्र के सभी दिनों में संसद के बाहर 200 किसानों के जत्थे भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने तीनों कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सांसदों को शामिल करने का भी फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रमुख नेता और बीकेयू के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि वे जानना चाहते हैं कि सांसद संसद में कृषि कानूनों का मुद्दा उठाने में विफल क्यों रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके की संसद में इस पर बहस हुई थी। क्रांतिकारी किसान यूनियन के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हर यूनियन से कहा गया है कि रोजाना 5 प्रतिनिधि संसद के लिए रवाना किए जाएं। अगर किसानों के एक जत्थे को रोका और गिरफ्तार किया गया तो अगला जत्था अगले दिन मार्च करेगा। हम इसे सत्र के अंत तक जारी रखेंगे। 26 जनवरी की हिंसा को ध्यान में रखते हुए अब किसान दोबारा 22 जुलाई से 13 अगस्त के बीच संसद की ओर मार्च करेंगे। 26 जुलाई और 9 अगस्त को जत्थों में सिर्फ महिलाएं होंगी। भाषा के अनुसार नेताओं ने अपने साथी प्रदर्शनकारियों, विशेष रूप से जो संसद के बाहर प्रदर्शन करने जाएंगे, उनसे शांतिपूर्ण विरोध सुनिश्चित करने के लिए फोटो और आधार कार्ड सहित अपनी पहचान का विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का खास प्लान, खड़गे को मिली है जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र से पहले कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की जा रही है। संसद के भीतर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ भी संपर्क साधेगी। पार्टी की ओर से इस काम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरी विपक्षी दलों के साथ समन्वय का काम देखेंगे। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से विपक्षी दलों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की बात कही।
साथ ही यह भी कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर पार्टी का एक जैसा स्टैंड होना चाहिए। बैठक में शामिल सभी नेताओं से सोनिया गांधी ने फ्लोर मैनेजमेंट पर जोर देने की बात कही। इस बार नजर टीएमसी सांसदों पर भी होगी, जिनकी संसद में सक्रिय भूमिका निभाने की संभावना अधिक है। स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक में राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, लोकसभा पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, आनंद शर्मा, एलएस मैनेजर के सुरेश, गौरव गोगोई, मणिक टैगोर और मनीष तिवारी शामिल थे। कांग्रेस ने फैसला किया कि वह संसद के मानसून सत्र में राफेल विमान सौदे की फ्रांस में हो रही जांच, कोरोना महामारी, टीकाकरण की धीमी रफ्तार, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 16 जुलाई को 3 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। चुनावी रणनीति पर नेताओं से करेंगी चर्चा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही यूपी में नेताओं की हलचल बढ़ने लगी है। कांग्रेस भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंच रही है। प्रियंका 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी और 18 जुलाई तक वहीं रहेंगी। 16 जुलाई को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पहुंचेंगी। दोपहर 1 बजे 5 मिनट पर वह जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के लिए रवाना होंगी। 1:30 बजे से 1:40 के बीच वह गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। दोपहर 1:45 पर प्रियंका गांधी जीपीओ से माल रोड पर मौजूद कांग्रेस ऑफिस के लिए रवाना होंगी। 2 बजे वह पार्टी ऑफिस पहुंचेंगी। 2 से 3 बजे तक प्रियंका गांधी पार्टी ऑफिस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। 17 जुलाई को प्रियंका गांधी के दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान कांग्रेस नेता सुबह 10:20 पर कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक करीब 1 घंटे तक प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगी। दौरे के आखिरी दिन प्रियंका के कार्यक्रम की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। बता दें कि यूपी में अगले साल को लेकर विधानसभा को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव है। प्रियंका कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से एक्टिव हो गई हैं। सपा और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारियों में जुट गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 पर टिकी है गांधी परिवार की निगाहें, क्या पीके का जादू खेला करेगा? जी हां दोस्तों, कहावत है कि मुश्किल समय में मुश्किल फैसले लेने होते हैं और ये बात कांग्रेस के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। 2017 के यूपी चुनाव में प्रशांत किशोर के साथ अनबन के बावजूद कांग्रेस को अब समझ आ गया है कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई में उसे किशोर की जादू की जरूरत है। पिछले यूपी चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रशांत किशोर पर पार्टी के शीर्ष कमान को भ्रमित करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया है कि गांधी परिवार और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत का एजेंडा बड़ा है और 2024 के चुनावों के इर्द गिर्द जाल बुनने की कवायद है। साथ ही कि कैसे कांग्रेस को खड़ा किया जा सकता है और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी फ्रंट में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। प्रशांत किशोर के साथ गांधी परिवार की मीटिंग में सोनिया गांधी का मौजूद रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के ज्यादातर नेता उनके साथ डील करना पसंद करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने पूछा कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है, साथ ही पार्टी को नीचे से ऊपर तक कैसे खड़ा किया जाए, इस पर भी बात हुई है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे कांग्रेस के असंतुष्ट G23 नेताओं ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उठाया था कि जब तक जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन मजबूत नहीं किया जाएगा, पार्टी का नुकसान होता रहेगा। प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग में एक बड़े एजेंडे को ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर क्यों नहीं है, क्यों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब है और पार्टी खत्म होती जा रही है, साथ ही पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी अब जर्जर दिखाई देती है और समय के साथ खुद में बदलाव नहीं कर पाई। कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब सोशल मीडिया पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार ने भगवा पार्टी की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी बीजेपी को नए क्लेवर में खींचा गया। कांग्रेस ने बहुत बाद में सोशल मीडिया ज्वाइन किया और बहुत ज्यादा आक्रामक रही है। ट्रेंड के मामले में भी कांग्रेस का आक्रामक रवैया दिखता है, लेकिन ये सब कभी भी चुनावी जीत में नहीं बदल पाया। जहां तक कि राज्यों के चुनाव की बात है, कांग्रेस पहली नजर में आलसी और जिद्दी नजर आती है और ऐसा लगता है कि पार्टी को पता ही नहीं है कि किन मुद्दों को उठाना है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान भी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें अंदरूनी झगड़े, अहंकार, अति महत्वाकांक्षा और गलतफहमी आग में घी का काम करते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि यही वो कारण है जिसके चलते क्षेत्रीय पार्टियां लगातार देश की सबसे पुरानी पार्टी को दबाए जा रही है। कांग्रेस की मुसीबतें तब और बढ़ जाती है जब पार्टी के बड़े नेता दल बदल लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जैसे नेताओं के पार्टी बदलने को भले ही गद्दारी कहा गया हो, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच तो ये है कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को भी आकर्षक नहीं लगती है जो बिना किसी उम्मीद के पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार करते हैं। ऐसे समय में कांग्रेस का एक धड़ा किसी बाहरी को पार्टी में सांगठनिक सुधार की जिम्मेदारी देने के खिलाफ है, लेकिन पार्टी को लगता है कि वो समय आ गया है जब किसी बाहरी को सियासी बिसात पर कांग्रेस की फील्डिंग करने
का मौका दिया जाए, लेकिन ये सब आसान नहीं है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर के अनुभव अलग हैं और अगर वो पार्टी से जुड़ते हैं तो ये सशर्त होगा और वो चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल की तरह उन्हें खुली छूट दी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा सदियों का बनाया पलों में मिटाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की कमी, बेरोजगारी, महंगाई आदि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका नाम लिए बिना हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि वह सिर्फ अपने प्रचार प्रसार पर ध्यान दे रहे हैं और देश में मौजूद चुनौतियों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। गांधी ने कविता शैली में ट्वीट किया, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। उन्होंने वैक्सीन की कमी, चीन के साथ सीमा पर तनाव, बेरोजगारी, महंगाई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा किसानों के मुद्दों को ट्वीट के साथ हैशटैग किया और कहा कि देश में मौजूद इन गंभीर संकटों के समाधान की बजाय मोदी अपने पीआर पर ही ध्यान केंद्रित किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन यूपी, 16 जुलाई से 3 दिन तक यूपी में रहेंगी प्रियंका गांधी, विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में शुक्रवार यानी 16 जुलाई को लखनऊ आना लगभग तय हो गया है। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगी, साथ ही यूपी जिले के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे को लेकर पार्टी कार्यालय में उनके स्वागत के लिए सभी इंतजाम लगभग किए जा चुके हैं। कार्यकाल की साफ सफाई, रंग रोगन किया जा चुका है। पार्टी कार्यालय में प्रियंका गांधी के आगमन के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने बताया कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जमीनी मुद्दों को लेकर आम जनता के साथ लगातार खड़ी हैं। 16 तारीख को प्रियंका गांधी का लखनऊ आगमन है। इस दौरान लखनऊ के कार्यकर्ताओं, पद अधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार करेंगी। साथ ही 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान मीडिया से भी रूबरू होंगी। प्रियंका ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी का मंत्र दिया था। कांग्रेस महासचिव ने विधानसभा चुनाव में संगठन और कार्यकर्ताओं की बात को सबसे ज्यादा तरजीह देने का इरादा जाहिर करते हुए कहा था कि पार्टी से जुड़े सभी लोग जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करें। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी की प्रदेश प्रभारी प्रियंका का अब पूरा ध्यान आगामी विधानसभा चुनाव पर रहेगा और वह अपना ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में ही गुजारेंगी। उन्होंने बताया कि प्रियंका चुनाव से पहले राज्य के तमाम जिलों का ताबड़तोड़ दौरा करके मतदाताओं की नब्ज टटोलेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आज प्रस्थान करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, कृषि एवं किसानों पर थोपे जा रहे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए 8 माह से चल रहे दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन में सहभागिता किए जाने को लेकर नगर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर में किसानों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मक्कड़ ने कहा कि तीनों कृषि कानून लागू करके देश के किसानों को भुखमरी एवं गुलामी के कगार पर लाए जाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे किसान तबाही के कगार पर पहुंच जाएंगे। लिहाजा 3 काले कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं तराई किसान संगठन के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि हर माह की 14 तारीख को गदरपुर एवं दिनेशपुर क्षेत्र के किसानों का एक शिष्टमंडल गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर किसानों के आंदोलन के समर्थन में 3 दिन के लिए सहभागिता करता है। सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि हर माह 14 तारीख को आंदोलन में शामिल होने गाजीपुर बॉर्डर जाने वाले किसान 14 जुलाई को गदरपुर पहुंचकर समूह के रूप में गाजीपुर बॉर्डर के लिए प्रस्थान करेंगे। आंदोलन में जाने वाले किसानों के शिष्टमंडल को ज्यादा से ज्यादा गिनती में सहभागिता करते हुए आंदोलन को समर्थन देना चाहिए। वहीं गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोविंद सर नवाबगंज के जत्थेदार वीर अनूप सिंह ने कहा कि 8 माह से चल रहे किसान आंदोलन को सरकार द्वारा कोई वार्ता करके राहत न दिए जाने पर सरकार की नीयत का किसान विरोधी होने का पता चलता है। सभी किसानों से बारी बारी से किसान आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गेहूं की कटाई एवं धान की फसल का पौधारोपण हो चुका है, लिहाजा किसान आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करें। इस मौके पर राजेंद्र सिंह, गुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, करनैल सिंह, सतनाम सिंह सैनी, प्रथम जलहोत्रा, अजायब सिंह धालीवाल, दर्शन सिंह, श्रेष्ठ सिंह, विक्रम सिंह, सुदेश डंग, वीरेंद्र सिंह, दलजीत सिंह सहित तमाम किसान मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास कर रही सरकार, किसान। जी हां दोस्तों, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों पर मुकदमे बनाकर सरकार भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। यह आरोप शिवराण खाप 25 के प्रधान विजेंद्र बरेला ने कितलाना टोल पर धरने को संबोधित करते हुए लगाया। उन्होंने कहा कि सिरसा में सैकड़ों निर्दोष किसानों पर केस दर्ज कर सरकार ने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को 7.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान 550 से अधिक किसान दिवंगत हो चुके हैं। उसके बावजूद किसान मजदूर एकजुटता से 3 काले कानून रद्द करवाने के लिए बेहद शांति से संघर्ष कर रहे हैं। फौगाट खाप 19 के प्रवक्ता शमशेर फौगाट ने कहा कि सरकार ने लोहारू में किसान भवन पर तालाबंदी कर जाति की सभी हदें पार कर दी हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है और इसकी जितनी निंदा की
की जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर सरकार की किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन यूपी, उलेमाओं को साधने में जुटी कांग्रेस, क्या प्रियंका पर भरोसा जताएंगे मुसलमान? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस ने यूपी में अपने सियासी वजूद को बजाय रखने और अपने पुराने कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए उलेमाओं के साथ वर्चुअल बैठक शुरू की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी ने सूबे के हर जिले में उलेमाओं के साथ बैठक करने की रणनीति बनाई है, जिसकी शुरुआत बस्ती और संत कबीरनगर जिले से मंगलवार को शुरू हुई है। ऐसे में देखना है कि उलेमाओं के जरिए कांग्रेस का मुस्लिमों को अपने पाले में लाने में कामयाब रहेगी। हर जिले में कांग्रेस का उलेमा सम्मेलन। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने बताया कि यूपी के हर जिले में उलेमाओं के साथ सप्ताह में 2 बैठक की जाएगी, जिसकी शुरुआत बस्ती संत कबीरनगर से की गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।